चलिए, तो अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था। ठीक, मैं एक बार लिख रही हूँ, करंट और इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन था? करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन था? कौन बताएगा मुझे? हाँ, चारवीं। What was the relation between current and drift velocity? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट के बीच में जो रिलेशन था, क्या फॉर्मूला था? ओके, तो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू ई एन ए इंटू वी डी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा याद रखने के लिए एक अलग फॉर्म में बना रही हूँ। अलग फॉर्म में मतलब इसी को रीअरेंज कर रही हूँ। I इज इक्वल टू वी ई एन इंटू ए, इस फॉर्म में लिख रही हूँ। रीज़न क्या है? वी ई एन ए, वीना, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर v है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रहे पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, अब करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये आया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या आया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या आया था? हाँ किंजल, हाँ बोलो बोलो बेटा। ई टो ओवर एम, यही आया था क्या? इंटू वी डी, सॉरी वी डी नहीं, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ठीक है, यही आया था। ठीक है, माइनस साइन के साथ था जब हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, यानी कि आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपके पास रिलेशन आ गया। अगर यही रिलेशन मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई विल बिकम ई स्क्वायर ई, या इसको ऐसे लिखते हैं, एन इंटू ए इंटू टो इंटू ई बाय एम। ठीक है, यानी जो रिलेशन लास्ट में हमारे पास आया था वो कुछ ऐसा था, ई स्क्वायर एन ए टो डिवाइडेड बाय एम इंटू ई। ठीक, अब यहाँ पर इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है ये वाला, इस रिलेशन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, यानी करंट की वैल्यू मेरे को किसके टर्म्स में मिल गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से लगा रहे हैं, हमने वायर के अक्रॉस v पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था यूजिंग द बैटरी को यूज़ करके हमने v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। तो यहाँ से मैं e की वैल्यू क्या रख दूँ? v बाय एल। ठीक, जहाँ पर L उस वायर की लेंथ थी और V उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को मैं V बाय एल लिख सकती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर मैं वहाँ पुट कर देती हूँ तो करंट क्या आ जाता है? I इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन ए टाउ ओवर एम इंटू वी बाय एल, ये आएगा। ठीक, अब इसको तो थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं। v अपॉन आई करना चाहे, यहाँ से क्या करना चाहिए? इस आई को यहाँ ले आ जाए, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को इधर ले जाए। तो v बाय एल विल बी इक्वल टू, v बाय आई विल बी इक्वल टू एम एल ओवर ई स्क्वायर एन ए इंटू टो, ये आएगा। ठीक, यानी v बाई आई क्या होता है? अगर हम ध्यान दें तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है ओम्स लॉ। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? कि कांस्टेंट टेम्परेचर और
प्रेशर पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर के अक्रॉस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके थ्रू पास होने वाले करंट के प्रोपोर्शन होता है, यही पढ़ा है। यानी दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी V/I को मैं क्या लिख सकती हूँ, रेसिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू ML अपॉन E² NA इंटू टो। समझ में आई बात? यानी एक तरह से यहाँ पर मैंने इसी रिलेशन को यूज़ करके ओम्स लॉ निकाला है, ठीक। लेकिन ओम्स लॉ को निकालने से पहले यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर होगा। ये एक जनरल आइडिया दिया, ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको मैंने दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहाँ पर ये बात समझ में आई, यानी हमने एक रिलेशन निकाल लिया रेसिस्टेंस और टो के टर्म्स में या रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले एक और क्वांटिटी जो हमें जाननी है, ये तो हमने थोड़ा सा पीछे की रिवाइज कर लिया और उसी के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया। देखिए अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना है करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, आपने ये पढ़ा है, ठीक। अब करंट डेंसिटी क्या है? पहली बात तो इसको डिनोट करते हैं बाय J, ठीक। करंट डेंसिटी को आप J से डिनोट करेंगे। होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इलेक्ट्रिक करंट I पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी, ठीक है। और वो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए? नॉर्मल टू द करंट, यानी करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसके नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज व्हाट? दिस इज करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी J कैन बी रिटन एज करंट I पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालें SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की? तो SI यूनिट विल बी, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, सो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, दिखाई भी नहीं दे रहा और सुनाई भी नहीं दे रहा, आवाज़ कट रही है। दो मिनट वेट करो बेटा, एक बार 1 मिनट 2 मिनट वेट करो, उसके बाद वापस सही हो जाएगा। 2 स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? 2 जगह स्क्रीन दिख रही होंगी, एक बंद हो जाती है तो एक तो चल रही होगी। चेक करो, आपके पास नहीं आ रही है? यस, अभी दिख रहा है बच्चों? अभी क्लियर है वॉइस? वॉइस का भी इशू है क्या बच्चों? चलें आगे, चलें। देखिए, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, ठीक। अब इसको यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर, अच्छा एक बात और, यहाँ पर करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट बाय एरिया, ठीक। SI यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब J, आई कैन से करंट डेंसिटी, करंट तो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी बताया था आपको,
या बेसिकली सही कहे तो वो एक टेंसर क्वांटिटी है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यू विल राइट इट एज अ स्केलर क्वांटिटी. सो करंट डेंसिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर. रिमेंबर इट. करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे. ठीक है, यानी करंट तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम बात करते हैं, आगे चलते हैं. तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए. करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक, करंट I की बात करें तो करंट I की का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? V ना, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन इनटू A. ठीक है, तो V ना यानी ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला. ठीक, करंट तो ये हो गया अपॉन एरिया, डिवाइड कर दीजिए एरिया से. व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी J is equal to VD E, yeah, I can write it as VD E into N. ठीक है, क्लियर? यानी करंट डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, ये किस किस के बीच में रिलेशन आ गया? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. यानी आपको पूछ ले कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. ठीक है, करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के बीच में ये आपके पास रिलेशन आ गया. ठीक, अब यहाँ से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दूँ, क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? सो पुट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E ओवर M इंटू टो. ये आया था हमारे पास निकल के. और यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पुट कर दें तो करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी? J इज इक्वल टू VD की जगह तो हमें पुट करना है E ओवर M इंटू टो. दिस इज VD इंटू E इंटू N. ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये E क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा इंटू N. ठीक, इसको फिर रीअरेंज करके मैं लिख रही हूँ, यानी J करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू E स्क्वायर N into tau divided by M multiplied by E. This is relation between current density and electric field E. ठीक, आपको कह देगा find the relation between current density and electric field E. तो वो कहाँ से निकल रही है? यहीं से निकाल रहे हैं सारी चीज़ें. ठीक है, तो J इज इक्वल टू E स्क्वायर N टो बाय M इंटू E. और अगर आपको करंट डेंसिटी J और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पूछ ले तो यहाँ पर E की जगह आप क्या रख देंगे? V बाय L. वो भी निकाल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं. दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E. ठीक, एक बात और, जैसे ही आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे J को, ठीक, E भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा. ठीक, और यहाँ से ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पर आएगा. ठीक है, या यूँ मान लीजिए कि यहाँ पर इस पार्ट में, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए. हाँ, ये एक और बात कि यहाँ से इसको ये भी कह सकता है, ये दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टो. इन दोनों के बीच का भी रिलेशन है. ठीक है, चलें आगे. चलिए, तो अब हमें पता है कि यहाँ से E की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? V बाय L. ठीक, ये एक नई क्वांटिटी है आपके लिए, करंट डेंसिटी. ठीक, जो आगे इस चैप्टर में तो अभी ओम्स लॉ भी इसी
फॉर्म में आएगा अब आपके पास। देखिए हमें पता है कि ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, V/L, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिवाइडेड बाय L। ठीक, सो यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ कर लें हम इस फॉर्मूले में, तो ये क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू E² N इंटू टो डिवाइडेड बाय M इंटू V/L। ठीक, ये रिलेशन किस किस में आ गया, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर V। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक और रिलेशन आपको मिल गया। ठीक, आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक बात और, चलें आगे। देखिए अब करंट डेंसिटी ये हो गई इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नाउ बाय Ohm's law, by Ohm's law R is equal to V/I। ठीक, R किसके इक्वल होगा, V/I, या यूँ कह लीजिए कि यहीं से हम दूसरा फॉर्म रख लें, या I इज इक्वल टू V/R। ठीक, करंट I इज इक्वल टू V/R। अब यहाँ पर V की जगह पर I की जगह पर कौन सी वैल्यूज़ रख दें, I की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें, या उससे पहले हम ये कर लें कि रेसिस्टेंस का आपको एक और फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, देखिए रेसिस्टेंस किसके इक्वल है, रेसिस्टेंस R क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का जिसकी लेंथ L हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, रेसिस्टिविटी उसकी रो हो, तो रेसिस्टेंस क्या ऐसे नहीं होता है, रो L/A, ये भी आपने पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक, रेसिस्टेंस की वैल्यू रो L/A होती है, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में I इज इक्वल टू V/R में हम क्या पुट कर दें, हम ये वैल्यू पुट कर दें, पुट करिए, I इज इक्वल टू V तो ठीक है, अपॉन R करना है, R यानी रो L/A। ठीक, तो यहाँ से ये हो गई, यहाँ से अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, A को डिनोमिनेटर में ले आए, यानी I/A करंट डेंसिटी बन गया, इज इक्वल टू V/ρ इंटू L। ठीक, ये क्या होता है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ρ इंटू L। देखिए तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू V/ρ इंटू L। ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक, ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक, और एक एक्सप्रेशन हम अभी लिख के आए हैं, ये वाली, इसको A कह दीजिए। ठीक, J इज इक्वल टू E² N टो V/ml, और यहाँ पर हमने J की ही वैल्यू निकाली V/ρ इंटू L। कंपेयर कर दीजिए इनको, दोनों को कंपेयर करेंगे, व्हाट डू वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड A। दो इक्वेशंस है 1 और A, या यूँ कह लीजिए कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड आप इक्वल कर रहे हैं एक तरह से, वो भी सही है। तो उसको भी कंपेयर करने का तरीका मैंने वही इक्वेट कर दिया इन दोनों को, V/ρ L इज इक्वल टू E² N टो V/m इंटू L। ये आ गया, ये V/L यहाँ भी है, यही V/L यहाँ भी है। ठीक, यानी ये जो क्वांटिटी 1/ρ है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, E² N टो बाय m के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से
हम क्या कह दें, ठीक है, ये इन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर वापस आगे चलते हैं। अभी भी साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो हैंड्स रेज कर दें। नहीं आ रही, चलें आगे। देखिए, तो अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया तो एक्सप्रेशन क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गई 1/ρ इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सर ई स्क्वायर एन टो डिवाइडेड बाय एम। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/ρ की, या यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें तो रो क्या आ जाएगा, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक, या यूँ कह लें कि सिंपली इसको भी मैं क्या कह सकती हूँ, सिग्मा। दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक, और सिग्मा 1/ρ, 1 रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, 1 रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, ये आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टो बाय एम, ठीक, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लें तो रो विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर एन इंटू टो। दिस इज रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। किस किस के बीच में है ये, रेसिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में एक रिलेशन हो गया, ठीक। करंट डेंसिटी के बीच में और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में क्या रिलेशन आ गया, करंट डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, इसी का उल्टा होगा, यानी जो रेसिस्टिविटी निकाली है उसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टो। दिस इज रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टो, ठीक है। ध्यान रहेंगी दोनों वैल्यूज़, पूछे हुए हैं कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। चलें आगे, देखिए अब यहाँ से एक बात मुझे बताओ, ये जो रेसिस्टिविटी है किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। रेसिस्टिविटी, एक्चुअली रेसिस्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन 4 quantities. Which are those 4 quantities? So resistivity depends upon mass of electron, it is depending upon m, that is mass of electron, okay. It depends on E, that is charge of electron, okay. It depends upon N, that is number of electrons per unit volume, it is number of electrons per unit volume. It depends on tau, that is relaxation time. क्या था relaxation time? The time, average time between 2 successive collisions. एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारी collisions कर रहा है और उन सभी collisions को करने में, एक collision के बाद दूसरी collision करने में वो कितना टाइम लेता है। तो पहली बार में अगर उसने τ1 टाइम लिया तो वो t1, दूसरी बार में t2 टाइम लिया तो वो t2, तो t1 प्लस t2 इस तरह से जितनी बार collision कर रहा है उतनी बार कितने टाइम के बाद वो कोलिजन कर रहा है, उन टाइम्स का हम एवरेज ले लें। एवरेज यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाय 3, या t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाय n। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और इसको मैं प्रॉपरली लिखूँ तो टो शुड बी रिटन लाइक दिस, टो इज एवरेज relaxation time, it is average relaxation time, ठीक है। तो टो क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी इन सब क्वांटिटीज़ पर कौन डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी इन सब क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट,
Of course it is a constant. Charge of electron is constant. For a given material, relaxation time and number of electrons per unit volume will also be constant. That is why we say resistivity for a material is constant. एक given material के लिए हम क्या कहते हैं? It is a constant. ठीक, लेकिन क्या ये हमेशा constant रहेगी? तो एक बात जब हमने टो की बात की थी या जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे किसी कंडक्टर के अंदर, तो हमने क्या कहा था? उसके पास थर्मल एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो कोलिजन्स करेगा, टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, कहीं भी टकराएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, जो कंडक्टर है उसको हीट अप कर दो, हीट अप करोगे या टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी और ज़्यादा मिलेगी। जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा वो जिगजैग मोशन करेंगे। जितना ज़्यादा वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं उसी बेसिस पर हम एवरेज टाइम निकालेंगे। तो क्या एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम नहीं बदल जाएगा? इसका मतलब इट इज़ अ कांस्टेंट। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और मटेरियल जो आप ले रहे हो वो फिक्स रहे। ठीक, बट इट डिपेंड्स ऑन, ये कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किन किन पर डिपेंड कर रहा है कि आप मटेरियल क्या ले रहे हैं। अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो रेसिस्टिविटी बदल जाएगी, अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो भी रेसिस्टिविटी बदल जाएगी। ठीक, इट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलें आगे। ओके, चलिए, तो अब आगे एक और रिलेशन, हमने इससे जस्ट पहले एक रिलेशन हमने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं, अपन से उसको रिपीट करेंगे। देखिए, हमने एक रिलेशन लिखा था, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू n e स्क्वायर टो बाय m इंटू ई, ये लिखा था। जस्ट अभी हमने एक सिग्मा का फॉर्मूला निकाला था, यानी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, n या e स्क्वायर n टो बाय m, ये निकाला था। ठीक, J इज इक्वल टू n e स्क्वायर टो बाय m इंटू ई, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाला था हमने ये। ठीक, यानी इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो इसको भी मुझे वेक्टर के फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर क्या ये क्वांटिटी सिग्मा नहीं है, यानी कंडक्टिविटी नहीं है गिवन मटेरियल की, यानी यूँ कह सकते हैं कि ये सिग्मा है। अब ये अगर सिग्मा है तो J कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ई। ये एक और बड़ा मज़ेदार रिलेशन आ गया जो कि किस किस को रिलेट कर रहा है? करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये भी पूछते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। स्क्रीन बहुत ब्लर है बेटा, ये सभी स्टूडेंट्स के पास है? वो बेटा नेटवर्क की दिक्कत होती है, आप कोई वीडियो देखो तो उसमें भी एक बार कभी ब्लर होती है फिर वापस आ जाती है, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अभी इसको और आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से। व्हाट इज ओम्स लॉ? क्या है ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure
the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to और आई मस्ट इसको थोड़ा at constant temperature and pressure the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. Current flowing through it. या इसको आपने थोड़ा और अलग फॉर्म में पढ़ा होगा, सेम है, बात तो एक ही है। आपने ये पढ़ा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वही बात है, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा आपने, ठीक। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को आपने हटाया और यहाँ पर एक कांस्टेंट डाला R, और आपने कहा R क्या है, कांस्टेंट। तो क्या R कांस्टेंट होता है? नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें कि R कांस्टेंट होगा ही नहीं, वो वेरिएबल भी होगा, ठीक। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ओम्स लॉ निकाल रहे हैं तो वही हम निकाल लेते हैं। हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा I इज़ इक्वल टू VDE/N इंटू A, ये पढ़ा हमने, ठीक। अब यहाँ से इसको हम पोटेंशियल के टर्म्स में लिख लेते हैं। क्या लिखा था हमने पोटेंशियल के टर्म्स में? VD को पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा VD E, ये आपका ये था EE/m इंटू टो आता था। E की जगह हमें क्या लिखना है, V/L, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला VD के लिए, इंटू E जिसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर, इंटू N इंटू A। यानी VD का फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया, VD इज़ इक्वल टू E स्क्वायर, सॉरी इट शुड बी EV/m इंटू L इंटू टो इंटू N। नहीं आएगा, VD EV/ml इंटू टो, नहीं आया, ठीक है। चलें आगे, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास अभी अभी हमने निकाला था E टो V/L, और यही फॉर्मूला हमने कहाँ पुट कर दिया, इस जगह पुट किया, तो I इज़ इक्वल टू E स्क्वायर V टो N इंटू A डिवाइडेड बाई M इंटू L, ठीक। अब यहाँ से इस V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ये ध्यान देना कि V वेलोसिटी भी है, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ VD हर बार स्मॉल v से, और V पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब यहाँ से V/I निकाल लें, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ डिफाइन करना है, तो V/I निकालोगे, देखिए यहाँ निकालते हैं V/I, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बची हुई, कौन सी क्वांटिटी, ये वाली, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस साइड चली जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, ml डिवाइडेड बाई E स्क्वायर टो N इंटू A, ठीक। ये पोटेंशियल बाय करंट, ये क्या होता है, रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I किसके इक्वल होना चाहिए, रेसिस्टेंस के। तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I को किसके इक्वल लिख दिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस R, तो M डिवाइडेड बाई E स्क्वायर इंटू N इंटू टो, और यहाँ आ गया L/A, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आ गई नई, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू M/E स्क्वायर N इंटू टो L/A। अब यहाँ से एक बात और देखें, हमें पता है रेसिस्टेंस, क्या पता है, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A, और अभी अभी हम रो की वैल्यू निकाल के भी आए थे, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, रो, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गई आपकी रो, दैट इज रेसिस्टिविटी, ठीक।
अब ओम्स लॉ को जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, रो की वैल्यू आपके पास निकल गई, पहले भी हम निकाल चुके हैं इसी में, ठीक है। अब इसी में मैं ओम्स लॉ के कई अदर फॉर्म्स दे रही हूँ आपको, ठीक। ओम्स लॉ के दूसरे फॉर्म्स क्या हैं डायरेक्टली बता रही हूँ, आप लोगों को कैलकुलेट आप करेंगे, कर सकते हैं, इजी है, ठीक। ओम्स लॉ को हम 2-3 फॉर्म में लिखते हैं। कौन कौन से 2-3 फॉर्म में? E इज इक्वल टू, सॉरी इट शुड बी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, एक तो ये फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में लिखिए इसको, ठीक है। और दूसरी फॉर्म है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू ई बाय रो। ये तो ऑब्वियस है आएगा, अगर ये आ गया तो आपके पास डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी एक बार वो चला दीजिए, ठीक है। यानी ये दो एक्सप्रेशंस आपको सॉल्व करनी है और फिर मुझे बतानी है, ठीक है। ओम्स लॉ से ही निकलेंगे आप, कैसे ओम्स लॉ लगा रहे थे, जब ओम्स लॉ लगाएंगे उसमें रो L बाई ए करेंगे, और किसकी जगह पर? रेसिस्टेंस की जगह पर, और रेसिस्टेंस की जगह पर जब आप रो L बाई ए करेंगे तो ए को आई के नीचे ले जाकर करंट डेंसिटी निकाल लेना, और फिर वहाँ पर पोटेंशियल के टर्म्स में वैल्यूज़ रख देना, आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ठीक। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास, with this we end our class for today, okay। this homework you should do and send it to me, okay।